वह पथ क्या पथिक विफलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। नमस्कार दोस्तों, चित्रकूट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 जनवरी से यूपीएससी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और आपका एग्ज़ाम 25 मई को होने वाला है। ऐसे में चित्रकूट एकेडमी आप सभी के लिए लेकर के आया है फ्री ऑफ कॉस्ट घटना चक्र। लेकिन हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को पढ़ने से पहले हम भारत की जो राष्ट्रपति शासन पद्धति है इसके बारे में संक्षिप्त चर्चा तथा परिचर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारतीय संविधान निर्माताओं में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लिखा है कि भारत के संविधान या भारत में महज संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, किंतु भारतीय संविधान में निर्माताओं ने विश्व के अधिकांशतः लिखित संविधानों एवं अलिखित संविधानों का अध्ययन किया है और फिर उससे जो अच्छी बातें थी उन्हें ग्रहण करके भारतीय संविधान का निर्माण किया है। ऐसे में भारत में राष्ट्रपति का पद बहुत ही जरूरी हो जाता है, किंतु यह जानना और भी जरूरी होता है कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति पद व संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है। महज भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन के संविधान से बहुत बड़ा भाग लिया है, किंतु अमेरिका के संविधान की कम भूमिका नहीं रही है। आपने देखा भी रहा होगा कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे ना, ट्रंप, वो भारत में आए थे मोदी जी से मिलने। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह जरूरी हो जाता है कि चाहे भारत की विदेश नीति हो या अर्थनीति हो, यह अमेरिका को देख करके ही डिसाइड की जाती है। हालांकि भारत ही नहीं, संपूर्ण वैश्विक समुदाय भी अमेरिका की नीतियों को देख करके भी अपने देश की नीतियों को डिफाइन करती है। दोस्तों, अगर हम बात करें संसदीय व्यवस्था को, तो भारत ने ब्रिटेन या ब्रिटिश संविधान या यूके के संविधान को पढ़ करके संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। किंतु केवल संसदीय व्यवस्था ही नहीं, भारत ने कुछ लक्षण अध्यक्षात्मक के भी हमें दिखाई देते हैं। दोस्तों, ब्रिटेन का जो राजा या महारानी होती है उसी के अनुसार भारत का जो राष्ट्रपति होती है वैसी ही भूमिका है, किंतु अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, किंतु भारत का जो राष्ट्रपति है वो सिर्फ नाम मात्र का है, नाम मात्र का कार्यपालक होता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों में राष्ट्रपति भारत का प्रतिनिधित्व है, राष्ट्रपति के नाम पर ही शासन एवं प्रशासन किया जाता है, किंतु सिर्फ नाम मात्र का है। वास्तविक शक्तियां तो प्रधानमंत्री के पास होती हैं, किंतु जैसा कि ब्रिटेन की तरह ही है इस पद, किंतु ब्रिटेन के समान इसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि ब्रिटेन की जो महारानी या महाराजा होते हैं उन्हें अपनी मृत्यु पर भी रिटर्न में लिखना पड़ता है। यानी कि राजा ना तो अच्छे निर्णय कर सकता ना ही बुरे निर्णय कर सकता। हालांकि बात तो ये है कि ब्रिटेन में राजा कोई निर्णय ही नहीं कर सकता, किंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति घर के मुखिया के समान होता है। घर का जो मालिक होता है वह क्या करता है, ना तो किसी आर्थिक गतिविधि में शामिल होता और ना ही कुछ और, किंतु वह परिवार के सभी सदस्यों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करता है। यही काम कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों, भारत के संविधान में राष्ट्रपति पद की ही बात करें तो भारत के संविधान का जो आर्टिकल 52 है उसमें लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का आर्टिकल 52 में यह लिखा हुआ है कि भारत का कौन होगा? एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वह कौन होगा, इसकी योग्यता का जो प्रावधान है, तो अच्छा हाँ, ये भी है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो कौन होगा? नाम मात्र का होगा।
नाम मात्र का होगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसकी योग्यताओं के बारे में भी बात करें तो योग्यता से संबंधित भी प्रावधान दिए हैं कि अर्थात कौन व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। हर इंसान तो राष्ट्रपति बन नहीं सकता, तो उसकी योग्यताएं हैं। क्या क्या योग्यताएं हैं? अगर हम योग्यताओं में बात करें तो वह व्यक्ति जिसकी आयु 35 ईयर्स की हो चुकी हो। हालांकि आप में से अधिकांश लोग 21+ होंगे जो एग्जाम दे रहे हैं, हो सकता है कुछ 30+ भी हों, किंतु आप सभी को पहली क्या योग्यता रखनी चाहिए कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसलिए आप लोग तो अभी इसके योग्य ही नहीं है, पहली योग्यता ही नहीं आप रखते। दूसरी बात करता है कि वह संसद या सांसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, संसद या सांसद बनने की योग्यता रखता हो। दोस्तों, अगली योग्यता करता है कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद कौन सा होगा, इसका उल्लेख हम आर्टिकल 12 यानी 1-2 यानी 12 से देखते हैं कि वहाँ राज्य की परिभाषा क्या दी गई है। इसके अंतर्गत जो इस व्यक्ति को सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से जो लाभ प्राप्त होता है, जैसे कि वेतन भत्ते, वह राज्य के अंतर्गत आता है और लाभ का पद होता है। जैसे अगर हम बात करें तो जो हमारे इस समय कैबिनेट सचिव हैं, अगर वह कहते हैं कि मुझे, जो हमारे इस समय के कैबिनेट सचिव हैं वो कहें कि मुझे भारत का राष्ट्रपति बनना है, तो उससे कहा जाएगा कि भाई एक काम कीजिए, पहले आप जाइए अपना लाभ का पद त्यागिए, इसके बाद आइए, हम आपको राष्ट्रपति बना देंगे। लेकिन इसकी इतनी आसान प्रक्रिया नहीं होती है। उसके बारे में हम आगे विस्तृत चर्चा तथा परिचर्चा करेंगे। अगर हम इसकी बात करें आगे तो इसके कार्यकाल का बात आता है तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का। उसमें लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का रहेगा। किंतु कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल हमारा 56 में। किंतु यह तब तक भी बना रह सकता है जब तक कि कोई नया राष्ट्रपति चुन करके नहीं आ सकता, अर्थात कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही निर्वाचन आयोग को राष्ट्रपति पद का निर्वाचन करवा लेना चाहिए। किंतु अगर कोई विशेष परिस्थितियां होती हैं, ऐसी स्थिति में 5 वर्ष से भी अधिक हो सकता है। किंतु अगर हमारे द्रौपदी मुर्मू जी कोई असंवैधानिक कार्य करते हैं जो हमारे भारतीय संविधान के साथ साथ देश के लिए अहितकर है, तो ऐसी स्थिति में और विपक्ष को यानी कि राहुल गांधी जी को ऐसा लग जाता है कि द्रौपदी मुर्मू जी इस समय मोदी जी के साथ काम कर रही हैं, तो वह क्या करेंगे? वो तुरंत महाभियोग ले आएंगे। दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में यह जरूर से जरूर बताइएगा कि महाभियोग की प्रक्रिया कौन से संविधान से ली गई है। यहाँ पर महाभियोग शब्द का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 56 में है, किंतु महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह आगे हम आर्टिकल 61 में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, मैं आपको एक बात और बतला दूं कि अगर हम इसमें मान लो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उसे शपथ कौन दिलवाएगा? तो हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 60 है, 60 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? CJI। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा कि वर्तमान CJI कौन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। आर्टिकल 61 जो हम बात कर रहे थे वह हमारा महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। महाभियोग की प्रक्रिया, आइए हम यहाँ पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि महाभियोग की कैसी प्रक्रिया है। कोई भी हम भारत के जो राष्ट्रपति हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्हें कैसे हटा सकते हैं। मान लो द्रौपदी मुर्मू जी कोई असंवैधानिक कार्य की जो हमें संविधान के उल्लंघन करता है, साथ ही भारत के लिए अहितकर है, तो ऐसी स्थिति में जो विपक्ष या पक्ष भी
क्या करेगा, महाभियोग लाएगा। कहाँ पर लाएगा, संसद की पटल पे। तो ऐसे तो है नहीं कि कोई भी मंत्री या कोई भी सांसद कहेगा कि मैं महाभियोग ला रहा हूँ, आप हमारे राष्ट्रपति जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को हटा दीजिए। उसकी कुछ प्रक्रिया है, उसमें क्या है, उसमें कुछ योग्यताएं हैं। पहले 2 शर्तें पूरी करनी चाहिए। हम 61 की बात करें, 61 में महाभियोग, तो उसमें 2 प्रक्रियाएं पूरी करना चाहिए। पहली प्रक्रिया क्या है कि उसमें 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए दोस्तों, कि अगर सच में द्रौपदी जी असंवैधानिक कार्य की है तो सिर्फ एक व्यक्ति तो नहीं असहमत हो सकता ना। उस पार्टी के लगभग संसद जो हमारे हैं उनमें से लगभग 1/4 सदस्यों के हमें हस्ताक्षर चाहिए। दूसरी बात कह रहा है कि हमें द्रौपदी मुर्मू जी को 14 दिन पहले ही नोटिस दे देनी चाहिए कि हम आप पर महाभियोग की प्रक्रिया लगा रहे हैं, आप भारतीय संविधान में ये असंवैधानिक कार्य किए हैं। इसके बाद अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो क्या होगा, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। चल मान लीजिए हमने लोकसभा पे लाए, तो लोकसभा में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। संसद के पटल पर इसका बहुमत होगा। बहुमत होने के बाद विशेष बहुमत से, अगर लोकसभा अध्यक्ष को लगता है कि विशेष बहुमत से पारित हो गया, तो इसे पुनः दूसरे सदन में भेजा जाएगा। दूसरा सदन, ये हमारा एलएस मान लो पहला सदन में भेजा गया, लाया गया, तो दूसरे सदन में भेजा जाएगा, यानी राज्यसभा में। राज्यसभा में भी मतदान होगा। मतदान के बाद 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। जब ऐसा दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो भारत का जो राष्ट्रपति है वह स्वतः पद त्याग देता है। दोस्तों, हमारे संविधान की यह बहुत ही बड़ी खूबसूरती रही है कि अब तक ऐसा हुआ नहीं है। दोस्तों, आगे हम बढ़ने से पहले हम अब तक जो भी पढ़े हैं इसे एक जगह समराइज कर लेते हैं, और आप इसे स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा कि अगर हम आर्टिकल 52 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति के पद की बात की गई है। आर्टिकल हम 58 की बात करें तो इसमें योग्यता का प्रावधान किया गया है। अगर हम आर्टिकल 56 की बात करें तो इसमें कार्यकाल की बात की गई है। अगर हम आर्टिकल 58 यानी कि 60 की, तो इसमें शपथ की बात की गई है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। अगर हम बात करें आर्टिकल 61 में तो इसमें महाभियोग की प्रक्रिया की बात की गई है। महाभियोग की प्रक्रिया की बात की गई है। दोस्तों, इतना ही नहीं, अच्छा आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर ले लीजिएगा। आगे हम बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस समय बहुत सारा डिमोटिवेशन भी होता होगा, तो बहुत सारा डिमोटिवेशन होता होगा, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, उन्हें याद करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को एक अच्छी स्थिति में रखना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि किसी कवि ने लिखा हुआ है कि उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार में शक आज भी है। धोया था उसने हाथ कभी, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। दोस्तों, ये जो एग्जाम है ना, ये इसी मोहब्बत की तरह ही होता है, जो दिखती तो सुंदर है बट होती नहीं है। अगर हो गई ना तो बहुत सुंदर होती है। तो अगर हम बात करते हैं, आगे की बात करें, तो अभी तक हमने जो बात की तो एक मोटे तौर पे बात कर ली, लेकिन अब बात एक जो मेनली बात आती है कि हम भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भी करवा लिए। चुनाव करवाएं तो करवाएं कैसे, कौन व्यक्ति इसका चुनाव करवा सकता है, कौन व्यक्ति इसमें वोट डाल सकता है, अर्थात भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह होता कैसा है। तो इसके लिए आज हम बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अगर हम निर्वाचन की बात करें, जैसे कि आपको पता है कि इसका कार्यकाल तो 5 साल होता है, तो इसके अगर हम निर्वाचन की बात करें तो निर्वाचन में जो बातें की जाती हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है, कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए। उसमें पहले नंबर पे निम्नलिखित, इसके लिए एक निर्वाचक मंडल घोषित किया जाता है। कौन करवाता है, निर्वाचक मंडल।
निर्वाचक मंडल कैसे करवाता है? एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय एकल संक्रमणीय। तो भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन कौन करवाता है? निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल। तो कैसे होता है? यह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है दोस्तों, यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, एकल संक्रमणीय होता है, मत पद्धति हस्तांतरणीय मत पद्धति के माध्यम से यह चुनाव होता है। किंतु पहला क्वेश्चन आता है, चलो ठीक है ये चीज तो हमने कर लिया, किंतु इसमें कौन व्यक्ति वोट डालेगा? कौन व्यक्ति वोट डालेगा? तो पहला कौन होता है? जो सांसद होते हैं, संसद के सदस्य या हमारे सांसद। दूसरे नंबर में विधान सभा के सदस्य। तीसरे नंबर में दिल्ली और पुदुचेरी तथा जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये लोग जो होते हैं ना, ये लोग तो इसमें वोट डालते हैं। तो इनके वोटों का मूल्य कितना होता है? इनके वोटों का मूल्य, अगर हम इनके वोटों के मूल्य की बात करें, तो अगर हम एक सांसद की वोट की बात करें, तो एक सांसद की वोट का मूल्य के वोट का मूल्य सभी राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित एमएलए के मतों का मूल्य, निर्वाचित एमएलए के मतों का मूल्य बटे निर्वाचित सांसदों की संख्या, दोस्तों ये तो अब यहां बात आता है एमएलए के मतों का मूल्य। तो एमएलए के मतों का मूल्य क्या होता है? एमएलए के मतों का मूल्य होता है उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य में कुल एमएलए, निर्वाचित एमएलए कितने हैं, गुणे 1/1000। तो यहां से हम एमएलए के मतों का मूल्य और यहां से हम सांसद के मतों का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो अब निर्वाचन कोटा कितना प्राप्त करना होता है, तो राष्ट्रपति को एक निर्वाचन कोटा प्राप्त करना होता है, निर्वाचन कोटा। तो निर्वाचन कोटा क्या होता है? मान लो चुनाव में डाले गए कुल वोटों का मूल्य बटे 2+1। दोस्तों अगर हम बात करते हैं, ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि कोई सांसद का वोट कितना होता है, एमएलए का वोट के कितना वैल्यू होती है, उसका मूल्य कितना होता है। तो यहां तक तो हम समझ में आ गए, लेकिन यहाँ पे एक शब्द और दिया हुआ है, एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय मत पद्धति। ये क्या होती है? आइए आगे हम इसी पर चर्चा करते हैं। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति, दोस्तों यह तो एक बहुत कठिन बात होती है। आप ध्यान से और टाइम दे करके इस बात को समझिएगा। अगर इसे नहीं समझे ना, तो आपको यह बात दोबारा समझ में नहीं आएगी। मैं आपको बता दूं कि जैसे होता क्या है कि दोस्तों, जैसे मान लो हमारे पास कोई उम्मीदवार हैं, उम्मीदवारों में अगर हम बात करें तो हमारे पास उम्मीदवार हैं कि कौन कौन से हैं। मान लो द्रौपदी मुर्मू जी खड़ी हो गई, कोई विपक्ष से भी आकर के खड़ा हो गया, तो क्या होगा? मान लो उम्मीदवारों की बात करें तो हमारे पास एक द्रौपदी मुर्मू जी हो गई, दूसरे हमारे और कोई हो गए, तीसरे में हमारे यहाँ से यूपी से चचा जी पहुँच गए, हमारे योगी जी भी सोचे चलो यहाँ की उत्तर प्रदेश की राजनीति छोड़ते हैं, अब चलो भारत का राष्ट्रपति बनते हैं। तो ये मान लो हमारे पास 4 उम्मीदवार हो गए, ठीक है। 5वां मान लो हमारे पास जो हमारी सपा की नेता थी वो आज चलिए चलो भारत का राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लो सांसद और ये सारे लोगों को वारीता है, पहले दूसरे तीसरे चौथे 5वें ये वोटर हो गए, V1 V2 V3 V4 डैश।
दोस्तों ये वोटर कौन होते हैं? जैसे मान लो कोई सांसद है, विधायक है, तो मान लो पहले हम बात करें, राहुल जी गए, राहुल जी की उन्हें कहा गया कि पहले नंबर में कौन है? हमारी मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। दूसरे नंबर में हमारे योगी जी हैं। तीसरे नंबर में अमित शाह जी हैं। तो दोस्तों होता क्या है, जब ये गए तो ये कहे कि नहीं, द्रौपदी मुर्मू जी मुझे बहुत पसंद है, दलित भी हैं, पिछड़े वर्ग से प्रतिनिधित्व भी कर रही हैं, अतः इन्हें बनना चाहिए। इन्होंने पहली वरीयता दे दी। एक ही मतपत्र होता है, उसमें किसी भी उम्मीदवार को कोई भी वरीयता आप दे सकते हैं। तो इन्होंने पहले नंबर में द्रौपदी मुर्मू जी को रख दिया। ठीक, अब आया योगी जी को, तो इन्होंने योगी जी को दूसरे नंबर में रख दिया। अब आए अमित शाह जी, अमित शाह जी इन्हें बहुत कम पसंद थे, इन्होंने तीसरे नंबर पे रख दिया। अब आ गए हमारे अखिलेश जी यूपी से, तो इन्होंने कहा चलो हम चौथे नंबर पे इन्हें रख देते हैं। हमारी जो ममता बहन है, उनको इन्होंने 5वें नंबर में रख दिया। वहीं पर दूसरे उम्मीदवार हमारे जो पश्चिम बंगाल के सांसद गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, द्रौपदी मुर्मू जी नहीं, हमें पहले नंबर में अमित शाह जी का लेना है, क्योंकि हमें बहुत पसंदीदा है। तो इन्होंने पहले नंबर पे अमित शाह जी को दे दिया। द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने दूसरे नंबर पे वरीयता दे दी। तीसरे नंबर में इन्होंने योगी जी को, और चौथे नंबर में राहुल गांधी अखिलेश जी को रख दिया। दोस्तों इसी प्रकार सभी अपनी वरीयता देते हैं। तो पहली मतगणना जो होती है, तो इन्होंने क्या कहते हैं, जो पहले मत में, जैसे पहली मतगणना प्राप्त हुई है, वैसे ही पहले नंबर पे, एक नंबर पे कौन कौन है, यहाँ पे अगर मुर्मू जी को करें तो सिर्फ मान लो यहाँ पे एक वोट इसे मिली, 4 ही हम टोटल मान लेते हैं, तो एक वोट इसे मिली। योगी जी की बात करें तो योगी जी को प्रथम मतगणना एक भी नहीं मिली है। अमित शाह जी की बात करें तो यहाँ पर 3 हो गई। अगर हम बात करें यहाँ पे किसी को नहीं, 0, यहाँ भी 0। तो ऐसे में तो पहली मतगणना के अनुसार अमित शाह जी हमारे भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। किंतु मान लो कि यहाँ पर क्या हो गया, अब इनकी जो वोट थी ये 4 पा रहे थे, तो यहाँ पे इन्हें 2 प्राप्त हो गई और इन्हें भी 2 वोट प्राप्त हो गई। ऐसे में क्या हुआ कि मोदी जी और अमित शाह के बीच एक 2-2 हो गए, किसी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर इसके लिए द्वितीय मतगणना होगी। द्वितीय मतगणना में क्या होगा, अब इसमें देखा जाएगा जो सबसे कम वोट प्राप्त व्यक्ति है उसकी वोटें दूसरे पर स्थानांतरित कर दी जाएगी। मान लो योगी जी हैं, सब 0 पाए हुए हैं, और इधर ये भी हैं, ये भी 0 पाए हुए हैं, तो इन्हें यहाँ से मतगणना से हटा दिया जाएगा। अब सिर्फ 3 ही उम्मीदवार बचेंगे, पहला अमित शाह जी, और ये हमारे यूपी से, ये लोग हमारे मतगणना पर बचेंगे। इनकी वोटें जो है, मान लो इन्हें 1 वोट मिली है, तो दूसरी मतगणना पर इन्हें प्राथमिकता किसे दी है, इन्हें प्राथमिकता इन्हें मिली हुई है, अतः ये वो वोट द्रौपदी मुर्मू जी को चली जाएगी, और द्रौपदी मुर्मू जी हमारे भारत की राष्ट्रपति बन जाएंगी। तो दोस्तों ये तो हमारी निर्वाचन की पद्धति हो गई। किंतु इतने में ही नहीं, अब इसकी कुछ आलोचक भी होते हैं। आलोचनाएं तो आप जानते ही हैं कि भारत की राजनीति में गांव की राजनीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो आलोचक तो हो ही जाते हैं किसी अच्छी प्रणाली के। तो इसमें जो आलोचना यानी कमियां हमें देखने को इस निर्वाचन पद्धति में देखी जाती है, तो वह तो एक कठिन प्रक्रिया है, कठिन प्रक्रिया है, आपको आम लोगों के समझ से बाहर है। अगर मान लो इतने सभी लोगों ने तो वरीयता दे दी, मान लो कि किसी ने, राहुल जी ने पहले तो मत दे दिया, अब इन्हें वरीयता ही नहीं दी, ऐसी स्थिति में जो निर्वाचन की प्रक्रिया है इसमें गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। गतिरोध, अगर वरीयता नहीं दी गई, वरीयता नहीं दी गई तो क्या हो जाएगा, एक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे में दोस्तों हमारी जो निर्वाचन पद्धति है वह भी खंडित हो जाएगी। इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है, प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है, क्योंकि जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है यह बहुसदस्यीय प्रणाली, बहुसदस्यीयता के चुनाव के लिए जब बहुत से सदस्य होते हैं तो वहां पर किया जाता है। किंतु भारत में तो राष्ट्रपति का सिर्फ एक ही पद है, अतः यह किसी भी आलोचकों के द्वारा यह उचित नहीं मानी जा सकती है। दोस्तों एक चीज अगर हम और बात करें तो भारत का जो राष्ट्रपति है ना, उसमें क्या कहा गया है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की गई है। आखिर क्यों, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई भारतीय संविधान निर्माताओं की कि उन्होंने निर्वाचन ही अप्रत्यक्ष करवाया।
दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं और आप ध्यान से देखिएगा कि भारत की जो पहली बार संविधान निर्माताओं के पास दो असमंजस की स्थितियां थी। पहले नंबर में कि राष्ट्र का प्रमुख अगर राष्ट्रपति है तो शक्तियां प्रधानमंत्री के पास थी। मान लो भारत जब आजाद हुआ एक गरीब फटे हाल स्थिति पर आजादी उसे मिली थी। आज हम आजादी के 75 वर्षों के बावजूद भी हम पूरी तरह से भारत को एक सुदृढ़ राष्ट्र नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वहीं पर अगर हम देखते हैं कि भारत में महिलाओं की स्थिति, आज महिलाएं, हालांकि कितना भी एक शायर ने लिखा भी था कि सभ्यता तप त्याग बल दिया हमने, फिर क्यों दहेज से प्रताड़ित त्यागी जाती हूं मैं, दूजे दर्जे का नागरिक होती हूं मैं। भारत में आज भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था होने है। आजादी की इतने समय के बावजूद भी महिलाओं की रोजगार में स्थिति बहुत ही दयनीय है। दोस्तों जो हमारी वैश्विक लैंगिक अनुपात आया है ना, उसमें आप हमें बताइएगा कि भारत की कौन सी स्थिति है तथा महिलाओं की उसमें क्या स्थिति है। राजनीति में हम 33% आरक्षण की बात करते हैं, हालांकि यह स्थानीय शासन प्रशासन पे स्थानीय पंचायती या राजनीतिक पे लागू है, किंतु अभी भी हम संसद या केंद्र के स्तर पर इसे लाने पर नहीं ला पा रहे हैं। महिलाओं का शोषण हो, सुरक्षा हो, मणिपुर की हिंसा हो, कहीं ना कहीं आज भी यह स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे में हमारे पास जो हमारे वित्त की समस्या थी, यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। दूसरी चीज, हमारे पास अगर हम राष्ट्र के साथ जो कार्यपालक है वो दो एक साथ हो जाएंगे, मान लो इधर हमारे मोदी जी आ गए और इधर द्रौपदी मुर्मू जी आ गए, तो पहली बात दोनों को अपनी लोकप्रियता चाहिए। ये ऐसे में क्या होगा, शासन प्रणाली में गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। दोस्तों जब किसी भी राष्ट्र के एक साथ दो शासक हो जाते हैं ना, तो ऐसे में जो जनता होती है उसकी स्थिति बहुत ही बद से बदतर हो जाती है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसे सिर्फ नाम मात्र का और ब्रिटेन की भांति सिर्फ नाम मात्र का कार्यपालक रखा, जबकि वास्तविक शक्तियां किसके पास थे, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बतलाइएगा। अगली बात अगर हम करें तो भारतीय संविधान में हम बात करते हैं कि भाई इसकी जमानत की कितनी होती है, जमानत राशि, कि भाई कोई व्यक्ति, जमानत राशि किसे कहते हैं। जैसे मान लो हम दो उम्मीदवार की बात करते हैं, जैसे हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हो गई और दूसरे व्यक्ति हमारे पहुंच गए बिहार से पप्पू जी, आप जानते ही हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी और पप्पू जी दोनों अपना एक राशि जमा करेंगे। राशि कहाँ जमा करेंगे, निर्वाचन आयोग के पास। अभी हम आपसे चर्चा करेंगे कि वह राशि कितनी होगी, लेकिन पहले समझते हैं कि जमानत क्या होती है, जमानत राशि क्या होती है। मान लो कि द्रौपदी जी हमारी एक एक्टिव उम्मीदवार हैं, वो बनना चाहती हैं भारत का राष्ट्रपति, और जो हमारे लोग हैं वो पसंद भी करते हैं, तो इन्हें एक निर्धारित कोटा होता है। अगर वह कोटा ये प्राप्त कर लेती हैं तो निर्वाचन आयोग इनकी जो जमा की हुई राशि है इसे योग्य उम्मीदवार मानते हुए वापस कर देती है। किंतु अगर एक निश्चित कोटा ये प्राप्त नहीं कर पाते हैं और पप्पू जी मान लो सिर्फ एक ही वोट पाए और वो भी अपना ही वोट था, तो निर्वाचन आयोग कहेगा कि यह योग्य उम्मीदवार नहीं था, इसने भारत के राष्ट्रपति के जो पद है इसकी संवैधानिकता को इसे उल्लंघित किया है, अतः इसे एक योग्य उम्मीदवार न मानते हुए इसकी जो जमा की हुई राशि है इसे जब्त कर लेती है। दोस्तों अगर हम इस राशि की बात करें तो यह राशि जो सामान्य है, सामान्य वर्ग से आते हैं, इन्हें कितनी है, 15,000 रुपये। किंतु वहीं अगर हम बात करें SC ST के लिए यह हमारी महज 5,000 रुपये है। दोस्तों ये जो हमारा एक निर्धारित कोटा होता है ना, ये कुल सदस्य संख्या का 1/6 हमें प्राप्त करना होता है।
दोस्तों अगर हम बात करें कि इसकी पदमुक्ति कैसी हो सकती है, राष्ट्रपति की पदमुक्ति की अगर हम बात करें, पदमुक्ति दो प्रकार से होती है। जैसे कि एक शायर ने लिखा है कि डगर डगर पे कदम कदम पे तेरे रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था मन चला समझा मुझे। कि माना तेरा रूप सारे मुल्क का सवाब है, तो मेरा भी दिल कम नहीं लगता भी नवाब है। कि चुनरी ध्वजा पे लहरा रही थी अंबर पे, अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो। तुम रति हो या कामदेव की उपासना का परिणाम हो, तुम शस्त्र हो या पूरा शस्त्रागार लेके आई हो। तो दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति जैसा एक संवैधानिक पद प्राप्त कर लेता है तो उसकी पदमुक्ति की जो प्रक्रिया है हम आज जानेंगे। तो क्या है कि इसमें अगर पदमुक्ति की बात करें तो पहली बात ही करता है कि वह व्यक्ति 5 वर्ष का जो कार्यकाल है वह पूरा कर ले तो उसकी पदमुक्ति हो जाएगी। हालांकि यह एक बात और है, किसी कारणवश निर्वाचन आयोग समय से चुनाव नहीं करवा पाता है, जैसे कि हम बात कर लें आपातकालीन स्थिति लगी हुई है, या हम बात करें 62 के युद्ध की बात करें, हम 65 के युद्धों की बात करें, हम बांग्लादेश विभाजन के समय की बात करें या कारगिल युद्ध के समय की बात करें। अगर ऐसी स्थिति में भारत में राष्ट्रपति शासन लग गया, या हम अभी हाल ही में बात करें कोरोना वायरस के संबंध में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा कि कोरोना वायरस कौन सी प्रकार की कोशिकाओं के, कौन से प्रकार का विषाणु है, जीवाणु है, कौन से प्रकार का। दोस्तों हम बात करें ऐसी स्थिति में अगर निर्वाचन आयोग चुनाव नहीं करवा पाता है तो तब तक वह व्यक्ति द्रौपदी मुर्मू जी जैसे वर्तमान में है और निर्वाचन आयोग चुनाव नहीं करवा पाता, तो द्रौपदी मुर्मू जी तब तक बनी रहेंगी जब तक कि कोई नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर के नहीं आ जाता। किंतु वहीं दूसरी प्रक्रिया भी है दोस्तों। दूसरी प्रक्रिया क्या है, दूसरी चीजें क्या है, मान लो कि समय से पहले ही मृत्यु हो जाती है। द्रौपदी मुर्मू जी को लगा कि हमारे मोदी जी हमसे बहुत ही गलत काम करवाते हैं, जो जो भी ये अधिनियम देते हैं उसमें हमें हस्ताक्षर करनी पड़ती है, मतलब मैं एक कठपुतली की तरह हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है, तो त्याग पत्र भी दे सकती है, या कोई अन्य रीजन भी है उन्हें त्याग पत्र देने का, वो बीमार है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसी स्थिति में वो अपना कार्यभार नहीं संभाल पा रही हैं तो त्याग पत्र दे सकती हैं। दूसरी बात क्या आती है कि मान लो द्रौपदी मुर्मू जी क्या कि सभी उम्मीदवारों को पैसा बांट दी और कहा कि आपको हम ये करवा देंगे, आपके विधेयक पारित करवा देंगे, या ऐसी कोई भी अनियमितता पाई जाती है या निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया पे ही गतिरोध कोई उत्पन्न हो जाता है या उसके नियमों का पालन नहीं करता है, तो क्या होगा दोस्तों, निर्वाचन आयोग सीधे ही निर्वाचन रद्द कर देगा। और जब निर्वाचन रद्द हो जाएगा ना, तो भारत का राष्ट्रपति अगर कोई निर्वाचित द्रौपदी मुर्मू जी को तुरंत बाहर आना पड़ जाएगा। दोस्तों अगली बात अगर हम करें तो अगली बात हमारी आती है कि महाभियोग ले आया जाए। महाभियोग, अभी हम महाभियोग के बारे में विस्तृत परिचर्चा तो आपके सामने कर ही चुके हैं। तो क्या होगा, मान लो कि द्रौपदी मुर्मू जी को ये लग जाता है कि मोदी जी ऐसे काम करते हैं, वैसे काम करवाते हैं, ठीक, तो ये चीज मान लो विपक्ष में राहुल जी को नहीं पता चला और राहुल जी को यह बात अच्छी नहीं लगी कि द्रौपदी मुर्मू जी और मोदी जी के बीच गठजोड़ है, या मोदी जी ने किसी ऐसे विधेयक पे या कोई ऐसे काम द्रौपदी मुर्मू जी कर दिए जो हमारे संविधान के ही खिलाफ है, संविधान की गरिमा के खिलाफ है। ऐसे में सांसद महाभियोग ला सकते हैं और अगर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से विधेयक पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति स्वतः ही पद त्याग देते हैं। दोस्तों यहां पर एक स्थिति फिर से हमारे समक्ष आती है कि मान लो कि ये त्यागपत्र दे दिए तो कितने महीनों में निर्वाचन आयोग को पुनः चुनाव करवाना पड़ेगा, तो वह अवधि कितनी है, 6 माह। 6 माह के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को पुनः राष्ट्रपति का पद का चुनाव करवाना पड़ेगा। किंतु ऐसे समय में ये जो 6 महीने का समय बचा, इसमें जब तक निर्वाचित होकर के कोई नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता तब तक कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, तब तक कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, राष्ट्र का शासक कौन होगा, इसके बारे में भी हमारे संविधान निर्माताओं ने लिखा है। और उन्होंने क्या कहा है कि कौन व्यक्ति बन सकता है, तो उन्होंने पहले बात की कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति उसे कहते हैं और कार्य कर सकता है। दूसरे नंबर पे कौन? अगर मान लो किसी कारणवश भारत के उपराष्ट्रपति भी नहीं है, ये कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति के तौर पे काम करते हैं। किंतु जब भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर अनुपस्थित होता है तो ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी के रूप में भी कार्य करते हैं। दूसरे नंबर में अगर मान लो उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो हमारे जो CJI होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यह भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। और ऐसे कौन मुख्य न्यायाधीश हैं जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं? दोस्तों अगली बात करें तो इसमें फिर वरिष्ठता के अकॉर्डिंग नंबर वाइज जो भारत की मुख्य न्यायाधीश है, भारत के न्यायाधीश है, वह इस पे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। किंतु अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई है कि इतनी सारी सिचुएशन पे पहुंचा जाए और ना ही इतना तक अभी तक आयोग ने क्वेश्चन पूछे। हालांकि यहाँ सर क्वेश्चन आयोग ने कई बार रखा है, स्टेट PCS ने भी यहाँ से कई बार क्वेश्चन रखा है। दोस्तों अगर अंत में हम बात करते हैं तो अब हमारी शक्तियाँ आती हैं, और शक्तियाँ जैसा कि आप सभी को टाइम काफ़ी हो गया है तो हम एक बार संक्षिप्त में अब तक की सारी समरी को डिफाइन कर लेते हैं ताकि आप सभी उसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने परीक्षा को बहुत ही रोचक तरीके से इस बार सिलेक्शन लेकर के आए। आर्टिकल 52 में हमारा क्या दिया हुआ है? राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 56 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 56 में कहा हुआ है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल, यहाँ पे एक शब्द और जुड़ा हुआ है, महाभियोग शब्द भी यहाँ दिया गया है। दूसरा है आर्टिकल 58 में दिया गया है राष्ट्रपति की योग्यता क्या होंगी। आर्टिकल हम 60 की बात करें तो 60 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। आर्टिकल 61 की हम बात करें तो आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक, महाभियोग की प्रक्रिया। अगर हम इसकी शपथ की बात करें तो शपथ कौन दिलाता है? तो ये CJI दिलवाते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इसका निर्वाचन कैसा होता है तो निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। कैसे? एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय मत पद्धति के माध्यम से, आनुपातिक मत पद्धति के माध्यम से इसका चुनाव होता है। इसके बारे में इसकी शक्तियाँ क्या होती हैं, इसकी आपातकालीन शक्तियाँ क्या हैं, इसकी विधायी शक्तियाँ क्या हैं, इसका वीटो पावर क्या है, इसकी क्षमादान की शक्तियाँ क्या हैं, इसकी प्रशासनिक शक्तियाँ क्या हैं। इसकी तुलना हम ब्रिटेन की महारानी और अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ ही तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। शुभ रात्रि।